प्रिय प्रतिभागियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने गुरुकुल क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं बारमल गुरु, संचालक गुरुकुल क्लासेस भोपालगढ़। मैं आशा करता हूं कि आप सब परिवार कुशल मंगल होंगे। आपकी विशेष मांग पर मैं आज आपके बीच हिंदी की विशेष कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम हिंदी विषय में हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय प्रकरण से जुड़ने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एलडीसी पटवार प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी भाषा का लगभग 50 से 70% पाठ्यक्रम शामिल किया जाता है, परंतु शिक्षक भर्ती जैसे रिट, पुलिस, एसआई प्रतियोगी परीक्षा में लगभग हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल किया जाता है। तो हम उसी स्तर के अनुसार अध्ययन करेंगे। तो आज हम हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय में सबसे पहले भाषा शब्द से कक्षा प्रारंभ करते हैं। भाषा शब्द, यदि हिंदी भाषा में देखा जाए तो भाषा क्या है, भाषा का विकास क्रम क्या है, भाषा के रूप क्या है, भाषा का उद्भव, हिंदी भाषा का उद्भव कहां से हुआ है। तो हम सबसे पहले भाषा शब्द से हमारी कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, भाषा शब्द जो है वो भाष धातु। अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न बन रहा होगा कि ये धातु क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, ये जो धातु शब्द है मूलतः संस्कृत भाषा का है। ये जो धातुएं होती है ये मूलतः किस भाषा में होती है? संस्कृत भाषा में होती है। लेकिन जो धातुएं संस्कृत की वो होती है, वो हिंदी में आकर क्रियाओं का रूप ले लेती है। किनका रूप ले लेती है? क्रियाओं का रूप ले लेती है। जैसे यदि अच्छे से समझे तो जैसे एक संस्कृत की धातु है, चल है, लिक है, चल है, लिक है, पट है। यदि इनके पीछे ना जोड़ दिया जाए, इनके पीछे या अंत में ना जोड़ दिया जाए, अर्थात भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से मिलकर बना है। कौन सी धातु से? भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। जो संस्कृत की धातुएं होती है वो हिंदी भाषा में आकर किनका रूप ले लेती है? क्रियाओं का। जैसे चल, लिक, पट, ये सभी धातुएं हैं। इनके पीछे यदि हम ना प्रत्यय जोड़ दें, कौन सा प्रत्यय जोड़ दें? ना प्रत्यय जोड़ दें तो ये बनता है चलना, ये बनता है लिखना और ये बनता है पढ़ना। जो ये धातुएं थी इनके पीछे ना प्रत्यय जोड़ने से इनका जो रूप बनता है वो हिंदी भाषा में किनका रूप ले लेती है या किन के रूप में परिवर्तित हो जाती है? क्रियाओं के रूप में। किन के रूप में परिवर्तित हो जाती है? क्रियाओं के रूप में। अभी हमने देखा भाषा शब्द भाष धातु से मिलकर बना होता है। भाष धातु जो होती है वो संस्कृत भाषा की होती है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न यदि देखें तो क्रिया किनका मूल रूप होती है? छोटा सा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जो क्रिया ये होती है वो किनका मूल रूप होती है? क्रिया किनका मूल रूप होती है? अभी हमने देखा कि जो क्रियाओं का निर्माण होता है वो किन से होता है? धातुओं से होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्रियाएं जो मिलकर बनी है वो किन से मिलकर बनी है? धातुओं से। तो क्रिया किनका मूल रूप होती है? तो हम कह सकते हैं कि क्रिया किनका मूल रूप होती है? धातुओं का मूल रूप होती है। किनका मूल रूप होती है प्रिय विद्यार्थियों? धातुओं का। आगे अब यदि हम देखें कि भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ
भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। क्या होता है? विचारों को प्रकट करना, विचारों को प्रकट करना, प्रकट करना। अर्थात कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसे हम कह सकते हैं कि भाषा का ये क्या होगा? शाब्दिक अर्थ होगा। अब आपके जहन में छोटा सा प्रश्न यहाँ उठ रहा होगा कि सर विचार क्या है? तो देखें आप, विचार का मतलब होता है मानव के अंतर्मन में, मानव के अंतर्मन में स्थित अध्वन्यात्मक इकाई, अध्वन्यात्मक इकाई ही क्या कहलाती है? विचार कहलाती है, विचार कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विचार की परिभाषा क्या होगी कि मानव के अंतर्मन में स्थित अध्वन्यात्मक इकाई। कैसी इकाई? अध्वन्यात्मक। अध्वन्यात्मक का मतलब होता है यदि इस शब्द को व्युत्पत्ति के माध्यम से समझे, अधन ध्वनि, धन आत्मधन अक प्रत्यय से मिलकर कौन सा शब्द बना हुआ है? अध्वन्यात्मक। यहाँ पर जो अ है इस शब्द में अ उपसर्ग की भूमिका निभा रहा है। इसकी भूमिका निभा रहा है उपसर्ग की। यहाँ ध्वनि का मतलब मूल शब्द है, ध्वनि का मतलब आवाज से है। यहाँ पर आत्म का मतलब मन से ले सकते हैं। अब यहाँ पर किसके रूप में प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और यदि किसी भी शब्द के पूर्व में अ प्रत्यय जुड़ता है, कौन अ उपसर्ग जुड़ता है? कौन सा उपसर्ग? यदि अ उपसर्ग जुड़ता है तो उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है और उस शब्द का अर्थ किस प्रकार का देता है? नहीं का अर्थ देता है। कहने का मतलब मानव के अंतर्मन में स्थित अध्वन्यात्मक इकाई। कैसी इकाई? अध्वन्यात्मक। अर्थात ऐसी ध्वनि, मानव के मन से निकली ऐसी ध्वनि जिसकी क्या नहीं हो? आवाज नहीं हो। क्या नहीं हो? आवाज नहीं हो। उसे ही हम क्या कहेंगे? विचार कहेंगे। अभी हमने देखा कि भाषा शब्द भाष धातु, कौन सी धातु? भाष धातु से मिलकर बना होता है। जो धातुएं होती है कौन सी भाषा की होती है? संस्कृत की होती है। और संस्कृत की धातुएं हिंदी में आकर किस में बदल जाती है? क्रिया में बदल जाती है। छोटा सा प्रश्न देखा, क्रिया किन का मूल रूप होता है? धातुओं का मूल रूप होता है। आगे देखा हमने भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचारों को प्रकट करना। क्या होता है? विचारों को प्रकट करना। और विचार का हमने यहाँ शाब्दिक अर्थ के साथ परिभाषा भी देखी। मानव के अंतर्मन में स्थित अध्वन्यात्मक इकाई ही क्या कहलाएगी? विचार कहलाएगी। आगे हम देखते हैं कि भाषा शब्द की परिभाषा क्या होती है। भाषा शब्द की परिभाषा, भाषा शब्द की परिभाषा देखें तो प्रिय विद्यार्थियों, एक से अधिक व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान या विनिमय या विचार विमर्श जिस माध्यम से हो उसे ही भाषा नाम की संज्ञा दी जाती है। भाषा नाम की संज्ञा दी जाती है। अर्थात भाषा शब्द की परिभाषा को देखें, एक से अधिक व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान। यदि किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार है, वो किसी को कहना चाहता है, किस माध्यम से, किस साधन से कहें, उसे हम क्या नाम देंगे? भाषा देंगे। अर्थात एक उदाहरण से समझते हैं हम कि जैसे मैं कहूं आपके सामने राधिका है, राधिका के मन में कोई विचार है। यहां पर
उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये राधिका है, इसके मन में कोई विचार है, इसके मन में कोई विचार है। ये गीता को, किसको, गीता को, गीता को, अर्थात कहने का मतलब राधिका अपने मन के विचार गीता को, किसको, गीता को, तथा गीता अपने मन के विचार किसको, राधिका को, किस माध्यम से, किस साधन से, किस माध्यम से या किस साधन से पहुंचाती है, उसे ही हमने एक छोटा सा नाम दिया। क्या नाम दिया? भाषा नाम दिया। क्या नाम दिया? भाषा नाम दिया। अर्थात कहने का मतलब राधिका अपने मन के विचार को गीता तक किस माध्यम से, किस साधन से पहुंचाती है, उसे ही हम क्या नाम देंगे? भाषा नाम देंगे। क्या नाम देंगे? तो अब आगे हम देखते हैं कि भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के रूप, अगला टॉपिक, भाषा के रूप। विद्यार्थियों, भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, जिनमें पहला रूप वाचिक, वाचिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। भाषा के कुल कितने रूप हो गए? 3 रूप। पहला वाचिक, जिसे मौखिक भी कहा जा सकता है, मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। अभी हमने भाषा शब्द की परिभाषा देखी कि एक से अधिक व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान। किसका? विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से हो, जिस माध्यम से हो, उसे ही हमने क्या नाम दिया? भाषा नाम दिया। भाषा के रूप 3। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने विचारों का विनिमय या विचार विमर्श किस रूप में? मौखिक रूप में या लिखित रूप में या सांकेतिक रूप में पहुंचाता है अपने विचारों को, जिस माध्यम से पहुंचाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के रूप में जिस प्रकार हम देखें कि मौखिक रूप से, यदि मैं आपको मौखिक रूप से अध्यापन करवा रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि किसी भी विचार को मैं आपको किस माध्यम से पहुंचा रहा हूं, किस साधन से पहुंचा रहा हूं? बोलकर। अर्थात हम कह सकते हैं, या ये भाषा का रूप कौन सा रूप होगा? वाचिक। या कौन सा रूप होगा? मौखिक रूप होगा। आप मेरी बात को, मेरे विचारों को किस रूप में? भाषा के कौन से रूप में? सुनकर। अर्थात हम कह सकते हैं कि मैं आपको अपने विचार बोलकर प्रस्तुत कर रहा हूं और आप मेरे विचारों को भाषा के किस रूप में? सुनकर। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति के विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से हो, किस माध्यम से? मौखिक माध्यम से हो, तो ये भाषा का कौन सा रूप होगा? मौखिक रूप होगा। यदि मैं बात करूं कि यदि कोई चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं, मैंने श्यामपट्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी, तो मैं आपको अपने विचार किस माध्यम से? लिखित माध्यम से। किस माध्यम से? लिखकर। और आप मेरे विचारों को किस माध्यम से समझ पा रहे हो? भाषा के किस रूप से समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप पढ़कर। यहाँ देखें कि मैं आपको अपने मन के विचारों का आदान प्रदान बोलकर, अर्थात मौखिक रूप में कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, साथ साथ में मैं श्यामपट्ट पर बहुत सारी चीजें लिख रहा हूं, तो आप उसको किस रूप में? भाषा के किस रूप में ग्रहण कर रहे हो? पढ़कर कर रहे हो। यदि हम देखें तो अंतिम हमारा जो है सांकेतिक। कौन सा भाषा का रूप? तीसरा सांकेतिक, जो सबसे कठिन है,
जो, लेकिन हम सरल माध्यम से समझते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कोई रेलगाड़ी पटरी पर रात्रि के समय चल रही है। ये रेलगाड़ी यहां से यहां तक चल रही है और यहां पर रेलवे स्टेशन है। क्या है? रेलवे स्टेशन है। और जैसे ये रेलगाड़ी इस रेलवे स्टेशन को पार कर जाती है तो पीछे एक व्यक्ति टॉर्च इत्यादि लेकर उसको संकेत देता है। क्या देता है? संकेत देता है या क्या करता है? इशारा करता है। तो अर्थात कहने का मतलब ये व्यक्ति टॉर्च के माध्यम से एक साधन के रूप में किसी व्यक्ति को संकेत या इशारा करके अपने विचारों को पहुंचा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वो भाषा का कौन सा रूप होगा? वो भाषा का सांकेतिक रूप होगा। कौन सा रूप होगा? भाषा का सांकेतिक रूप होगा। प्रिय विद्यार्थी, एक बार श्यामपट की ओर आप ध्यान दें। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसको देखते हैं वापस कि अभी हमने जाना कि भाषा जो शब्द है वो भाष धातु, कौन सी धातु? भाष धातु। अर्थात जो धातुएं होती है वो मूलतः कौन सी भाषा की होती है? संस्कृत भाषा की होती है। और ये धातुएं हिंदी में आकर किनका रूप ले लेती है? क्रियाओं का रूप ले लेती है। किनका रूप ले लेती है? क्रियाओं का रूप ले लेती है। और अभी छोटा सा प्रश्न देखा अभी हमने कि क्रिया किनका मूल रूप होती है? तो क्रिया किनका मूल रूप होती है प्रिय विद्यार्थियों? धातुओं का। उसके बाद हमने जाना कि भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? विचारों को प्रकट करना। उसके बाद हमने देखा भाषा शब्द की परिभाषा क्या होती है? एक से अधिक, अर्थात एक से अधिक व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से हो उसे ही हम क्या नाम दिया? भाषा नाम दिया। उसके बाद हमने जाना भाषा के रूप कितने होते? 3 होते हैं। पहला रूप हमने जाना वाचिक अर्थात मौखिक, दूसरा हमने जाना लिखित और तीसरा हमने जाना सांकेतिक। अर्थात लिखित भाषा के रूप में पहला वाचिक में कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को किस माध्यम से, किस साधन से अर्थात बोलकर दूसरे को अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। तथा लिखित में लिखकर व्यक्ति को अपने विचारों को आगे तक पहुंचाता है। और किस माध्यम से? तीसरा हमने देखा भी संकेत के माध्यम से भी हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस श्यामपट को साफ करने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम हिंदी भाषा के उद्भव को, इतिहास को राजनीतिक दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से अध्ययन करते हैं अभी। तो अब हम हिंदी भाषा का उद्भव वो इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव, मूलतः हिंदी भाषा कहां से निकल के आई, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, आप घरों में सुरक्षित हैं। एक कथा के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा कि एक बार क्या होता है, किसान अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। उसी समय इंद्रदेव भविष्यवाणी करते हैं कि लगभग 2-3 वर्षों तक मैं बारिश नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर सभी किसान अपने कृषि यंत्रों को लेकर अपने घरों की ओर रवाना हो जाते हैं और सभी कामकाजों को छोड़कर अपने घरों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि देखें हम तो एक वृद्ध किसान अपने कृषि यंत्रों के साथ प्रतिदिन खेतों में जाकर खेतों की जुताई करता है। इस काम को देखकर इंद्र भगवान प्रकट होते हैं और उससे प्रश्न पूछते हैं कि हे वृद्ध पुरुष, आपको मैंने पहले ही अवगत करा दिया कि लगभग मैं 2-3 वर्षों तक बारिश नहीं करूंगा, फिर भी आप अपने खेतों को बेमतलब के क्यों जोत रहे हो? तो वृद्ध किसान ने एक हंसी भरा उत्तर दिया कि हे भगवान, यदि मैं अभी नियमितता के साथ यदि खेतों में हल नहीं जोतूंगा तो मैं अपने काम को धीरे धीरे भूलता जाऊंगा। मैं अपने काम को क्या करता जाऊंगा? धीरे धीरे भूलता जाऊंगा।
और अंतिम में इस प्रकार से मेरी स्थिति हो जाएगी कि मैं नियमितता के साथ काम को नहीं जोड़कर रखा तो मैं काम को भूलने के साथ साथ मेरी शक्ति भी क्या हो जाएगी, वीन हो जाएगी। यदि मैं प्रतिदिन काम करता रहूंगा तो मेरी ये जो अभी मेहनत है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी। तो इस बात को सुनकर इंद्र भगवान सोच में पड़ जाते हैं कि मैं भी भविष्यवाणी कर चुका हूं कि मैं लगभग 2-3 वर्षों के बाद बारिश करूंगा, और यदि 2-3 वर्षों के भीतर यदि इस चीज को मैं भी भूल गया, बारिश कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इंद्र भगवान ने हाथों हाथ धरती के ऊपर बारिश कर दी। अर्थात कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, बाकी सभी किसान अपनी कृषि यंत्रों के साथ घरों में मौज कर रहे थे, लेकिन एक वृद्ध किसान अपनी मेहनत को, अपने कार्य को बरकरार रखता है। इंद्र भगवान उसकी बात को देखकर सोच में पड़ जाते हैं और बारिश कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप किसान की जो मेहनत है वो खेतों में अच्छी फसल के रूप में आती है। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, आप वर्तमान में विकट परिस्थिति के साथ गुजर रहे हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो आप ऐसा नहीं कि अपनी मेहनत को छोड़कर अपनी मौज मस्ती में संलग्न हो जाए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये वर्तमान की जो विकट परिस्थिति है ये बहुत भयंकर परिस्थिति है। आगामी आने वाले दिनों में आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथि भी निश्चित हो जाएगी कुछ समय बाद। तो आप घर बैठे आपको गुरुकुल क्लासेज निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप हमारी क्लासों से जुड़ते हुए अपने अध्ययन को नियमितता के साथ सुचारू रूप से रुचिबद्ध होते हुए आप अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारा टॉपिक जो है हिंदी भाषा का उद्भव व इतिहास। कहने का मतलब हिंदी भाषा का जो उद्भव है वो मूलतः हुआ कहां से, तो मूलतः या मूल की बात करें तो मूल की बात करते ही आपके दिमाग में एक छोटा सा सीधा प्रश्न आ जाता है कि मूलतः या सीधा उत्तर आ जाना चाहिए कि मूलतः या मूल की बात करें तो सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, जगत जननी संस्कृत भाषा को। किसको कहा जाता है, संस्कृत को। किस भाषा को कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा को। अर्थात प्रारंभिक काल से किस भाषा का प्रचलन होता आया है, संस्कृत भाषा को, भाषा का अर्थात संस्कृत भाषा का प्राचीन समय में या प्रारंभिक काल से अधिक प्रचलन था। लेकिन संस्कृत भाषा कठिन होने के कारण मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार संस्कृत को 2 भागों में बांट देता है। कितने भागों में बांट देता है, 2 भागों में। जो पहला इसका भाग है वो है वैदिक संस्कृत। कौन सा है, वैदिक संस्कृत। दूसरा है लौकिक संस्कृत। अर्थात कहने का मतलब संस्कृत जो कठिन भाषा होने के कारण, लेकिन मैं आपको कहूं कि संस्कृत कोई भाषा कठिन भाषा नहीं है, कि सुर से सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नेवि क्लिष्टा न च कठिना। अर्थात कहने का मतलब संस्कृत भाषा कठिन नहीं थी, परंतु कुछ लोगों को निरक्षर होने के कारण उनको कठिन लगती थी। उसको ही देखते हुए संस्कृत के 2 पार्ट या 2 भाग कर दिए जाते हैं, जिसमें पहला कौन सा, वैदिक संस्कृत, और दूसरा कौन सा, लौकिक संस्कृत। अर्थात वैदिक संस्कृत में किनकी रचना की गई है, वेदों की, उपनिषदों की। तथा लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत का मतलब तो वेद लिखे गए हैं वैदिक संस्कृत में, उपनिषद भी वैदिक संस्कृत में लिखे गए। लौकिक संस्कृत का मतलब जनता की भाषा अर्थात आम जन की भाषा। वो संस्कृत जो जनता अपने प्रतिदिन प्रयोग में लेते थे वो कौन सी संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत। अर्थात हम कह सकते हैं लौकिक संस्कृत में रामायण लिखी गई है, महाभारत भी लिखा गया है। अर्थात कहने का मतलब वैदिक संस्कृत, वेदों तथा उपनिषदों में प्रयोग ली जाने वाली भाषा कौन सी, वैदिक संस्कृत। जनता की भाषा अर्थात सामान्य बोलचाल में कौन सी भाषा ली जाती थी, लौकिक संस्कृत।
रामायण महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई है? लौकिक संस्कृत। तो हम हिंदी भाषा का उद्भव जान रहे थे। संस्कृत से निकलने के बाद इसमें एक पार्ट और निकलता है। संस्कृत के बाद धीरे धीरे पाली भाषा का उद्भव आता है। कौन सी भाषा का उद्भव होता है? पाली भाषा का। पाली जो भाषा है, ये जिस समय पाली भाषा का उद्भव हुआ था उस समय बौद्ध धर्म का प्रचलन था। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। इतिहास की दृष्टि से यहां पर एक छोटा सा प्रश्न ध्यान करें कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। ध्यान करें प्रिय विद्यार्थियों, यदि बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। जैसे बौद्ध धर्म के ग्रंथ यदि देखें तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ में देखें कि त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के 3 पिटक है, जिनमें पहला शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। ये तीनों ग्रंथ जो लिखे गए हैं किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा निकल के आई? पाली भाषा। और पाली भाषा के बाद में प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा के समय जब प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ उस समय कौन सा धर्म प्रचलन में था? उस समय जैन धर्म प्रचलन में था। कौन सा धर्म प्रिय विद्यार्थियों? जैन धर्म। संस्कृत के बाद पाली निकली। पाली के बाद में कौन सी भाषा आई? प्राकृत भाषा। उसके बाद प्राकृत भाषा के बाद में यदि देखें तो अपभ्रंश भाषा का उद्भव हुआ। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश, यहां ध्यान करें प्रिय विद्यार्थियों, अपभ्रंश। जो शब्द पाली में थे उनका रूपांतरण होते होते हुए कौन सी भाषा का रूप ले लेती है? प्राकृत। और प्राकृत के बिगड़े हुए रूप, प्राकृत भाषा के जो शब्द थे उनका रूप धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। और एक नई भाषा का निर्माण होता है। वो कौन सी भाषा है? अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब ही बिगड़ा हुआ रूप, अर्थात कहने का मतलब किसी भी शब्द का यदि बिगड़ा हुआ रूप माना जाए तो वो कौन सी भाषा मानी जाएगी? अपभ्रंश माना जाएगा। देखें, भ्रंश का मतलब क्या होता है? घाटी। जिस प्रकार कोई भी घाटी, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये जो घाटी बनी हुई है इनके रूप कैसा बन जाता है? बिगड़ा हुआ रूप आ जाता है। तो उसी प्रकार यदि हम देखें कि प्राकृत के बाद कौन सी भाषा का, किस भाषा का उद्भव हुआ है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद में इसी का एक छोटा सा पार्ट का उद्भव होता है, भाग का उद्भव होता है, जो है कौन सी? शौरसेनी। कौन सी है? शौरसेनी। और शौरसेनी के बाद में हिंदी भाषा का उद्भव हो जाता है। कौन सी भाषा का उद्भव हो जाता है? हिंदी भाषा का। इधर ध्यान करें, हमने देखा हिंदी भाषा, शौरसेनी, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, संस्कृत। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि यहां तक तो हमने अध्ययन कर लिया, लेकिन इनमें से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। फिर विद्यार्थी एक प्रश्न आपके सामने देता हूं कि हिंदी भाषा का उद्भव निम्न में से हुआ है। आपके सामने आ जाए। पहला संस्कृत, दूसरा आ जाए प्राकृत, तीसरा आ जाए आपके सामने पाली, तीसरा दे अपभ्रंश, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करोगे प्रिय विद्यार्थी? प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा का उद्भव निम्न में से हुआ है। किसमें से इसका उद्भव हुआ? किसमें से हिंदी निकल के आई है? संस्कृत से। देखो, हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से भी है, प्राकृत से भी है, अभी हमने जाना प्राकृत से भी है,
और तीसरा ऑप्शन अभ्रंशेप भी है। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन तो गलत है क्योंकि अभ्रंशेप भी हुआ है, प्राकरसेप भी हुआ है और संस्कृत से भी हुआ है। लेकिन अब क्या करें, तो देखेंगे मूलतः उद्भव कहां से माना गया, अपभ्रंश से। तो यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा सही होगा, हिंदी भाषा का उद्भव कहां से माना जाएगा, अपभ्रंश से माना जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम हिंदी भाषा का उद्भव वो इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। अब हिंदी भाषा का राजनीतिक दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। स्क्रीनशॉट ले लिया व्हाट्सएप। अब आगे हम हिंदी भाषा का राजनीतिक दृष्टि व सार्वजनिक दृष्टि से अध्ययन करते हैं। हिंदी भाषा का राजनीतिक तथा सार्वजनिक दृष्टि से अध्ययन करते हैं। तो देखें, संविधान की अनुसूची 8, संविधान की अनुसूची 8 कौन सी अनुसूची प्रिय विद्यार्थियों, 8वीं अनुसूची में लगभग 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8, कौन सी अनुसूची 8 में लगभग कुल कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिनमें एक भाषा कौन सी है, हिंदी भी है। कौन सी है, हिंदी भी है। अगर आगे हम देखें तो संविधान की दृष्टि से भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी भाषा के बारे में चर्चा की गई है। भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य में हिंदी भाषा के बारे में चर्चा की गई है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा घोषित किया गया। इधर देखिए विद्यार्थियों, 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343, कौन सा अनुच्छेद है, 343, देवनागरी लिपि, कौन सी लिपि, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को भारत संघ की क्या बनाया गया या क्या घोषित किया गया, राजभाषा, अर्थात हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अभी हमने देखा संविधान की अनुसूची 8 में लगभग 22 भाषाओं को शामिल किया गया, जिनमें एक भाषा कौन सी है, हिंदी भाषा भी है। भाग 17 के अनुच्छेद
भाग कौन सा? 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में हिंदी भाषा के बारे में चर्चा की गई है तथा 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343, कौन सा अनुच्छेद? 343 में देवनागरी लिपि में लिखित, कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को क्या घोषित किया गया प्रिय विद्यार्थियों? राजभाषा घोषित किया गया। ध्यान करें, यहाँ पर राजभाषा घोषित किया गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा और प्रश्न बनने के लायक देखते हैं, देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि को जानने से पहले हम लिपि के बारे में अध्ययन करते हैं। लिपि, हिंदी भाषा जो लिखी जाती है वो किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि। तो प्रिय विद्यार्थियों, लिपि पढ़ने से पहले आप इस श्यामपट्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लिपि को विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं। यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसको मैं साफ करता हूं। लिपि क्या है? लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि लिपि का मतलब होता है किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो सकती है, किसी भी भाषा के चिन्हों को मानकीकृत रूप देना। कैसा रूप देना? मानकीकृत रूप देना ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि। अर्थात किसी भी भाषा के चिन्हों को मानकीकृत रूप देना ही क्या कहलाता है? लिपि। अब यदि लिपि के भाग देखते हैं तो देखें प्रिय विद्यार्थियों, लिपि धीरे धीरे आगे जाते हुए अपने रूप में बढ़ती है, अपने भागों में बढ़ती है। तो लिपि में सबसे पहले जो लिपि बनी वो थी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि प्रिय विद्यार्थियों? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो आगे जाकर धीरे धीरे दो भागों में बढ़ती है। पहली ब्राह्मी लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि प्रिय विद्यार्थियों? खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि। उसके बाद ब्राह्मी लिपि के दो भाग बनते हैं। पहला है उत्तर शैली। कौन सी शैली? उत्तर शैली। और दूसरा दक्षिण शैली, अर्थात दक्षिण शैली। लिपि दो पार्टों में बनती है, दो भागों में, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि। उसके बाद लिपि ब्राह्मी लिपि के दो भाग और बनते हैं, उत्तर शैली, उत्तर भारत की ओर प्रयोग में ली जाने वाली, दक्षिण भारत की ओर प्रयोग में ली जाने वाली दक्षिण शैली। उत्तर शैली चार भागों में बढ़ती है, गुप्त, कुटिला, शारदा, प्राचीन लिपि। अर्थात कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों, लिपि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किसी भी भाषा के चिन्हों को क्या करना? मानकीकृत रूप देना ही क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। लिपि दो भागों में बढ़ती है। पहली कौन सी? ब्राह्मी लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि। और ब्राह्मी लिपि के दो भाग और बनते हैं, उत्तर शैली, दूसरा दक्षिण शैली। उसके बाद उत्तर शैली के चार भाग बनते हैं, गुप्त शैली, कुटिला शैली, शारदा शैली या प्राचीन लिपि। उसके बाद प्राचीन शैली के दो भाग और बनते हैं। प्राचीन शैली के दो भाग जिसमें पूर्वी लिपि और पश्चिमी लिपि। पूर्वी लिपि, पश्चिमी लिपि। आगे हम चलते हैं तो पश्चिमी लिपि अनेक लिपियों में बन जाती है, जिनमें गुजराती लिपि, देवनागरी लिपि इत्यादि। अर्थात कहने का मतलब लिपि के पार्ट दो बनते हैं, भाग बनते हैं, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि।
ब्राह्मी लिपि दो भागों में बनती है, उत्तर शैली, दक्षिण शैली। उत्तर शैली, ध्यान करें प्रिय विद्यार्थी, उत्तर शैली के चार भागों में बनती है, गुप्त, कुटिला, शारदा, प्राचीन लिपि तथा प्राचीन लिपि दो भागों में बढ़ती है, पूर्व लिपि और दूसरा पश्चिमी लिपि। कौन सी लिपि? पश्चिमी लिपि। और पश्चिमी लिपि दो भागों में बढ़ती है। पश्चिमी लिपि के बहुत सारे भाग निकलते हैं, जिनमें गुजराती, देवनागरी लिपि, अर्थात कहने का मतलब अभी हम पढ़ रहे थे कि 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि, कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। क्या किया गया था? राजभाषा। जो राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया था, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि प्रिय विद्यार्थियों? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। अर्थात कहने का मतलब देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ध्यान करें प्रिय विद्यार्थियों, छोटा सा प्रश्न बनने के लायक होता है कि देवनागरी लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। विभिन्न भाषाओं में विभिन्न लिपियों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार हिंदी में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार यदि हम देखें मराठी भाषा में, यदि हम देखें पंजाबी भाषा में, यदि हम देखें नेपाली भाषा में, यदि हम देखें संस्कृत भाषा में, तो जिस प्रकार हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, नेपाली, मराठी इत्यादि भाषाओं में, अर्थात संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी भाषाओं में किस लिपि का प्रयोग किया जाता? तो ध्यान करें प्रिय विद्यार्थियों, कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? किस लिपि का प्रयोग? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। हिंदी में भी कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। नेपाली में भी, नेपाली भाषा में भी किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि। तथा मराठी भाषा में भी किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपसे प्रश्न पूछ ले छोटा सा कि संस्कृत भाषा में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो देवनागरी लिपि का। हिंदी भाषा में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का। नेपाली भाषा में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का। तथा मराठी भाषा में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो देवनागरी लिपि का। यदि आपको पूछ लिया जाए कि पंजाबी भाषा में किस लिपि का प्रयोग, यदि आपको पूछ लिया जाए कि उर्दू भाषा में किस लिपि का प्रयोग, तथा आपको यदि पूछ ले कि अंग्रेजी भाषा में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान करें कि पंजाबी भाषा में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रहे आपको कि पंजाबी भाषा के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस भाषा में, किस लिपि में लिखे गए हैं? तो गुरुमुखी। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। और यदि आपको पूछ ले कि उर्दू भाषा में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो फारसी। कौन सी लिपि? फारसी। तथा अंग्रेजी भाषा में किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो रोमन लिपि का। कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? रोमन लिपि का। प्रिय विद्यार्थियों, अध्ययन करते हैं 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भारत संघ की क्या बनाई गई थी? राजभाषा बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी प्रिय विद्यार्थियों? राजभाषा। कुछ विशेष तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजभाषा, क्या लिखा मैंने? राजभाषा। जैसे मैं लिखूं राजभाषा,
राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। जैसे मैं लिखूं आपके सामने मातृभाषा, जैसे भाषा, बोली, बोली, बोली। अब देखें हिंदी के विशेष कुछ तथ्यों के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करें तो राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, तो इसको हम समझते हैं। राजभाषा का मतलब कि किसी भी राज्य का, किसी भी राज्य के प्रशासनिक कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कहने का मतलब राजभाषा किसे कहेंगे कि किसी भी राज्य, कोई भी राज्य हो, उनके प्रशासनिक कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रशासनिक कोई भी कार्य हो उनमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, राजभाषा कहेंगे। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का मतलब कि किसी भी राष्ट्र की, कोई भी राष्ट्र हो सकता है, किसी भी राष्ट्र की अधिकांश जनता, किसी भी राष्ट्र की अधिकांश जनता, अधिकांश का मतलब 70% से ऊपर कह सकते हैं, अधिकांश, अधिकतर लोग जिस भाषा का प्रयोग करें, जिस भाषा को बोले उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे। किसी भी राष्ट्र की अधिकांश जनता जिस भाषा का प्रयोग करे, जिस भाषा का प्रयोग करें उसे ही क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे। मातृभाषा, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मातृभाषा का मतलब होता है वह भाषा जो माता से सीखी जाती है। किससे, मां से सीखी जाती है या परिवार से सीखी जाती है, या मैं कहूं तो समाज से सीखी जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, मातृभाषा कहेंगे। मातृभाषा का मानव जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। देखें, मातृभाषा का मतलब मां से सीखी जाए या परिवार के बीच में रहकर सीखी जाए या समाज के बीच में जो रहकर सीखी जाती है वो कौन सी भाषा है, मातृभाषा। और भाषा और बोली के बारे में यदि हम अंतर देखें, विशेष तौर से भाषा और बोली के परिभाषा के ऊपर ध्यान करें। बोली एक क्षेत्र विशेष की भाषा होती है। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या नाम देंगे, बोली देंगे। जैसे यदि मैं बात करूं आपके सामने कि जोधपुर के इलाकों में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, मारवाड़ी, अर्थात वो एक बोली का रूप है। जैसे कहें कि मारवाड़ी एक क्या है, बोली है। जैसे मैं बात करूं जयपुर की तरफ जो बोली जाती है उसे हम कहते हैं ढूंढाड़ी, क्या कहते हैं, ढूंढाड़ी। तथा अलवर की तरफ बोली जाने वाली मेवाती, जिस प्रकार से हम बात करें सीकर झुंझुनू की और बोली जाने वाली शेखावटी, ये सारी क्या है, बोलियां हैं। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, बोलियां। अर्थात बोली का क्षेत्र जो होता है वो होता है सीमित। कैसा क्षेत्र होता है, सीमित होता है। लेकिन इसी का विपरीत यदि देखा जाए तो भाषा का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, व्यापक होता है। क्या होता है, व्यापक होता है। जैसे मैं कहूं कि ये जो बोली है क्षेत्र सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा ही क्या कहलाएगी, बोली के कहलाएगी। लेकिन भाषा का जो क्षेत्र होता है वो किस प्रकार का होता है, व्यापक होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने अध्ययन किया इसके बारे में, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की क्लास में बढ़ते हैं। यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इस श्यामपट को मैं पूरा साफ करता हूं।
तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इतने टाइम हमने हिंदी भाषा के सामान्य परिचय को जाना, जिसमें हमने हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय लिया। अब हम हमारा जो टॉपिक प्रारंभ करते हैं, अगला व्याकरण। व्याकरण यही से हमारी कक्षा आगे की प्रारंभ होती है। टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण शब्द की सबसे पहले व्युत्पत्ति करते हैं। व्याकरण को शब्द को देखा जाए तो वी आ क्री दन अन। यदि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति की जाए वी आ क्री अन, या जो वी व्याकरण शब्द में प्रयुक्त हुआ है वो एक उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तथा या आ भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्री एक पहले हमने अध्ययन कर लिया है कि क्रियाओं का मूल रूप क्या होती है, धातुएं होती है। तो क्री है वो संस्कृत की क्या है, धातु है, तथा अन यहाँ पर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब अच्छे से हम समझते हैं कि व्याकरण की शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर बनता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मूल शब्द क्या है, व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ध्यान करें, व्याकरण शब्द में वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, क्री धातु, तथा प्रत्यय कौन सा है, अन प्रत्यय, तथा काफी कुछ विद्वान इस प्रकार से भी इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, कर मूल शब्द तथा अन प्रत्यय, इनसे मिलकर क्या बना है, व्याकरण बना है। ये भी सही है, वो भी सही है। आप दोनों शब्दों को आराम, इन दोनों व्युत्पत्तियों को देखें। या देखें कि वी उपसर्ग, कि किसी भी शब्द के पूर्व में वी उपसर्ग लगता है तो उसके अर्थ में विशेषता लाता है, अर्थात उसके अर्थ में विशेष का अर्थ देता है। वी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, विशेष होता है। तथा आपने यदि समास के बारे में अध्ययन किया हुआ हो तो यदि किसी भी शब्द के पूर्व में आ प्रत्यय लगता है तो उसका अर्थ देता है तक, या चारों ओर, या चारों ओर का अर्थ भी देता है। और क्री धातु जो रूपांतरण होके क्या बनती है, कर, और प्रत्यय कौन सा है, अन प्रत्यय। अर्थात यदि हम देखें कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति में वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, क्री धातु तथा अन प्रत्यय से मिलकर क्या बना है, व्याकरण शब्द बना है। किसकी व्युत्पत्ति हुई है, व्याकरण की। और यदि जो व्यक्ति किसी भी का अच्छा जानकार हो, अर्थात हम बात कर रहे हैं यहाँ पर व्याकरण की। बहुत अच्छा प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो व्यक्ति व्याकरण की विशेष प्रकार से या भली भांति अच्छी जानकारी रखता हो तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, अर्थात कहने का मतलब जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता हो उसे वैयाकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, वैयाकरण। वैयाकरण का मतलब होता है जो व्याकरण को भली भांति अच्छी प्रकार से या विशेष रूप से जानता हो उसे क्या कहेंगे, वैयाकरण कहेंगे। आगे हम व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ, व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रिय विद्यार्थियों भली भांति समझना, भली भांति समझना। अब व्याकरण में भली भांति किनको समझेंगे, तो हम व्याकरण की परिभाषा देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। परिभाषा, व्याकरण वह पुस्तक, ग्रंथ, विधा है जो हमें
शब्दों का शुद्ध लेखन व शुद्ध उच्चारण का ज्ञान करवाती है, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, अर्थात परिभाषा देखें, व्याकरण वह पुस्तक है, वह ग्रंथ है, वह विधा है। विधा का मतलब हिंदी भाषा की 3 विधाएं होती हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो एक विधा हम अध्ययन कर रहे हैं व्याकरण के बारे में। जैसे देखें, हिंदी की विधाएं, हिंदी भाषा की विधाएं 3 होती हैं, जैसे गद्य विधा, पद्य विधा तथा व्याकरण विधा। अर्थात कहने का मतलब व्याकरण वह पुस्तक है या ग्रंथ है या विधा है जो हमें शब्दों का शुद्ध लेखन व साथ में ही शब्दों का शुद्ध उच्चारण का ज्ञान करवाता है। उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? व्याकरण के नाम से जानते हैं। आगे हम यदि व्याकरण के अंगों की बात करें तो व्याकरण के अंग कितने होते हैं, व्याकरण के प्रकार कितने होते हैं? तो विद्यार्थियों, व्याकरण के कुल 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं व्याकरण के? कुल 3 अंग होते हैं, जिनमें पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार तथा तीसरा वाक्य विचार, ये तीनों व्याकरण के क्या है? अंग हैं। वर्ण विचार में प्रिय विद्यार्थियों, आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे कि वर्ण विचार में स्वर व्यंजनों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा शब्द विचार में संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे तथा व्याकरण का। विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो आपका प्यार यहां तक बना है वो आगे भी बना रहेगा। गुरुकुल संस्थान की सशक्त टीम इस विकट परिस्थिति में आपके साथ जुड़ी रहेगी। मैं आपसे यही आशा रखता हूं कि आप हमसे, हमारी टीम से, हमारे संस्थान से, हमारे इस गुरुकुल निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अधिक जुड़कर अपने घरों में रहते हुए अपने अध्ययन को नियमितता के साथ सुचारू रखेंगे। धन्यवाद।